कभी किसी बच्चे को होमवर्क कराने के लिए घंटों मशक्कत की है, या कोई ऐसा काम जो है तो बहुत जरूरी, पर उसे करने में बच्चे का मतलब दूर दूर तक कोई मन नहीं है। मुझे लगता है ये हर घर और हर क्लासरूम की एक आम कहानी है, एक रोज की जद्दोजहद। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हर माता पिता और शिक्षक हम सब गुजरते हैं। बच्चों को उन कामों के लिए तैयार करना जो उन्हें उबाऊ या मुश्किल लगते हैं, वो वाकई एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है। हाँ, और हम अक्सर क्या करते हैं, डांट, लालच या किसी तरह के दबाव का सहारा लेते हैं, पर वो तरीके वो लंबे समय तक काम नहीं करते। और इसीलिए आज हम इस रोज की जद्दोजहद का एक मनोवैज्ञानिक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे सिद्धांत पर गहराई से बात करेंगे जो सीखने और प्रेरणा यानी मोटिवेशन से जुड़ा है, और खास तौर पर जो लोग सीटेट जैसी शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। सिद्धांत का नाम है प्रेमैक सिद्धांत। इसे कुछ लोग प्रेमैक लेवरेज थ्योरी भी कहते हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद इस सिद्धांत को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इसे असल में समझना है। ये क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगने वाली एक और थ्योरी है। चलिए फिर इसे खोलकर देखते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये प्रेमैक सिद्धांत आखिर है क्या, और इसे किसने दिया? देखिए, ये सिद्धांत एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड प्रेमैक ने 1960 के दशक में दिया था। उन्होंने जानवरों पर, खासकर चिंपैंजियों पर बहुत अध्ययन किया था। अच्छा। और वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्यवहार को कैसे बदला या मजबूत किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत मूल रूप से सीखने यानी लर्निंग, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, तो ये वही बात हुई जो हम शायद अनजाने में अपने घरों में करते ही हैं, बस डेविड प्रेमैक ने उसे एक औपचारिक सिद्धांत का रूप दे दिया। पर इसका काम करने का तरीका क्या है? प्रेमैक लेवरेज थ्योरी, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। नाम भले थोड़ा टेक्निकल हो, पर इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल और सहज है। सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी ज्यादा पसंद की जाने वाली गतिविधि को कम पसंद की जाने वाली गतिविधि करवाने के लिए एक इनाम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। ज्यादा पसंद की जाने वाली गतिविधि मतलब वो काम जो बच्चा बिना कहे खुशी खुशी करता है, जैसे टीवी देखना या बाहर खेलना। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक भाषा में हम इसे कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर? हाँ, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। वो व्यवहार जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जो काम बच्चा टालता है, जैसे होमवर्क करना या सब्जियां खाना, उसे हम लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, लो प्रोबेबिलिटी यानी कम संभावना वाला व्यवहार। एकदम सही। समझ गई। तो हाई प्रोबेबिलिटी मतलब पसंदीदा काम, और लो प्रोबेबिलिटी मतलब कम पसंदीदा काम। बस। तो प्रेमैक का नियम सिर्फ इतना है, पसंदीदा काम को यानी हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को कम पसंदीदा काम के लिए एक इनाम बना दो। अच्छा। इसीलिए इसे लेवरेज थ्योरी भी कहते हैं। जैसे एक लीवर भारी चीज को उठाने में मदद करता है, वैसे ही बच्चे का पसंदीदा व्यवहार एक लीवर की तरह काम करता है, जो उसके कम पसंदीदा लेकिन जरूरी व्यवहार को आप कह सकते हैं ऊपर उठाने में मदद करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमें बाहर से कोई ट्रॉफी या खिलौना लाने की जरूरत ही नहीं, इनाम तो बच्चे के अपने पसंदीदा कामों में ही छिपा है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण दे सकते हैं जो इसे बिल्कुल साफ कर दे? सबसे आम उदाहरण जो हम सब ने देखा या किया होगा वो है मोबाइल और होमवर्क का। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे मोबाइल पर गेम खेलना बहुत पसंद है। हाँ। तो ये उसका पसंदीदा यानी हाई प्रोबेबिलिटी व्यवहार है। लेकिन उसे गणित के सवाल हल करना बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं? हाँ, तो वो उसका लो प्रोबेबिलिटी व्यवहार है। ये तो हर दूसरे घर की कहानी लगती है। बिल्कुल। तो यहाँ प्रेमैक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए माता पिता क्या कह सकते हैं? वो कह सकते हैं, पहले गणित की ये 10 सवाल पूरे करो, फिर तुम आधे घंटे के लिए अपना पसंदीदा गेम खेल सकते हो। अच्छा। यहाँ गेम खेलना एक इनाम या कहिए एक रीइंफोर्सर का काम कर रहा है, जो बच्चे को गणित के सवाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब आपने रीइंफोर्सर या सुदृढ़ीकरण शब्द का इस्तेमाल किया, तो मेरे दिमाग में तुरंत बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत आया। सीटेट की तैयारी करने वाले जानते हैं कि ये कितना जरूरी टॉपिक है, पर अक्सर लोग प्रेमैक और स्किनर के सिद्धांतों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में अक्सर यहीं से सवाल बनता है।
देखिए, समानता यह है कि दोनों ही सिद्धांतों का लक्ष्य व्यवहार को सुदृढ़ करना है, मतलब किसी आदत को मजबूत करना। ओके। दोनों ही सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, लेकिन जो मुख्य अंतर है वो इनाम की प्रकृति में है। इनाम की प्रकृति, वो कैसे? स्किनर के सिद्धांत में इनाम अक्सर कोई बाहरी वस्तु होती है, जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसे एक टॉफी दे दी। हाँ, या एक स्टार स्टिकर दे दिया। बिल्कुल, या उसकी तारीफ कर दी। ये सब बाहरी चीजें हैं। लेकिन प्रेमैक के सिद्धांत में इनाम कोई वस्तु नहीं है, बल्कि इनाम खुद एक गतिविधि है, एक दूसरा व्यवहार है। अच्छा। वहां मोबाइल देना इनाम नहीं है, बल्कि मोबाइल पर खेलने की जो क्रिया है वो इनाम है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा और गहरा अंतर है। स्किनर में इनाम बाहर से दिया जाता है, प्रेमैक में इनाम बच्चे की अपनी ही पसंदीदा गतिविधि होती है। एक शिक्षक के लिए इस बारीक अंतर को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्लासरूम में इसका क्या असर दिखता है? इसका असर बहुत बड़ा है। जब आप बच्चे को टॉफी या स्टिकर देते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है, लेकिन जब आप इनाम के तौर पर उसकी पसंदीदा गतिविधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक तरह से बच्चे की पसंद और उसकी दुनिया का सम्मान कर रहे होते हैं। ये बात तो है। ये ज्यादा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है। बच्चा बाहरी इनाम के लिए नहीं बल्कि वो काम करने के लिए प्रेरित होता है जो उसे वैसे भी पसंद है। इससे उसकी आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन को ठेस नहीं पहुंचती। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में हर स्थिति में काम करता है? मेरा मतलब है, क्या बच्चे सिस्टम को गेम करने की कोशिश नहीं करते? मतलब बस जैसे तैसे काम खत्म करके इनाम पाने की होड़ में लग जाएं और सीखने पर ध्यान नहीं ना दें? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है और इसका जवाब हाँ है। ऐसा हो सकता है। अगर इस सिद्धांत को सही तरीके से लागू ना किया जाए तो बच्चे काम की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये एक सौदेबाजी बनकर ना रह जाए? सबसे पहली बात, नियम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। जैसे पहले गणित के 10 सवाल सही सही हल करो, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में कहानी की किताब पढ़ने को मिलेगी। अच्छा, सही सही हल करो पर जोर देना जरूरी है। हाँ। दूसरी बात, इनाम और काम के बीच एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 मिनट के काम के लिए 1 घंटे का खेलने का समय दे दिया जाए। सही बात है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल हर छोटे बड़े काम के लिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी है कि इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या कोई नुकसान भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा हर काम करने से पहले पूछे इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये प्रेमैक सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। अगर इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो तो ये बच्चे की आंतरिक प्रेरणा को खत्म कर सकता है। बच्चा सीखने की खुशी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इनाम पाने के लिए काम करने लगता है। हर चीज एक लेन देन बन जाती है। इसीलिए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक नियम की तरह। ओके, तो इसका मकसद उन मुश्किल या उबाऊ कामों को करवाना है जिन्हें बच्चा बिल्कुल ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल, न कि हर काम को इनाम से जोड़ना। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। संतुलन ही कुंजी है। चलिए क्लासरूम की बात करते हैं। एक शिक्षक इसे और किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है, होमवर्क और मोबाइल के अलावा? क्लासरूम में इसके अनगिनत उपयोग हो सकते हैं। जैसे एक शिक्षक कह सकता है, पहले हम सब मिलकर क्लासरूम की सफाई करेंगे और उसके बाद हम 15 मिनट के लिए म्यूजिक सुनेंगे। अच्छा। या जिन बच्चों का लिखने का काम सबसे पहले और सबसे साफ सुथरा खत्म होगा, उन्हें बोर्ड पर अपनी पसंद का चित्र बनाने का मौका मिलेगा। ये तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हाँ। या फिर अगर तुम सब शांति से अपना पाठ पढ़ लोगे तो छुट्टी से पहले मैं तुम्हें एक पहेली सुनाऊंगी। यहाँ सफाई करना, लिखना या शांति से पढ़ना कम पसंदीदा काम है और म्यूजिक सुनना, चित्र बनाना या पहेली सुनना पसंदीदा इनाम है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसका एक और फायदा ये है कि इसमें किसी तरह की सजा या दंड का कोई स्थान नहीं है। ये पूरी तरह से सकारात्मक है। बिल्कुल। और ये परीक्षा के लिए याद रखने वाला एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रेमैक का सिद्धांत पूरी तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। इसमें बच्चे को डराया या धमकाया नहीं जाता कि अगर होमवर्क नहीं किया तो खेलने नहीं दूंगा। हाँ। बल्कि वाक्य को सकारात्मक रूप से कहा जाता है, होमवर्क पूरा करो फिर खेलने जाना। दोनों बातों का मतलब एक ही है, पर बच्चे के मनोविज्ञान पर इसका असर बहुत अलग होता है। एक में डर है, दूसरे में उम्मीद। तो इससे शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता भी मजबूत होता होगा। निश्चित रूप से। जब शिक्षक सजा देने वाले की भूमिका से हटकर बच्चे की पसंद को समझने और उसे प्रेरित करने वाले की भूमिका में आता है तो एक भरोसे का रिश्ता बनता है।
कक्षा का माहौल ज्यादा खुशनुमा और सहयोगी बनता है। अनुशासन थोपना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि काम खत्म करने के बाद उन्हें कुछ मजेदार करने को मिलेगा। ये तो आधुनिक शिक्षा के लक्ष्यों से बिल्कुल मेल खाता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं या इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो उन्हें प्रैमैक सिद्धांत के बारे में बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए? परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, ये सिद्धांत डेविड प्रैमैक ने दिया था। डेविड प्रैमैक, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा नाम प्रैमैक प्रिंसिपल या लेवरेज थ्योरी भी है। तीसरा, ये बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा है, लेकिन इनाम की प्रकृति में अलग है। प्रैमैक में इनाम एक गतिविधि है, वस्तु नहीं। ये सबसे जरूरी अंतर है। हाँ। चौथा, ये पूरी तरह से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। पांचवा, इसमें दंड या पनिशमेंट का कोई प्रयोग नहीं होता, इसीलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है। ओके। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, ज्यादा पसंदीदा व्यवहार यानी हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कम पसंदीदा व्यवहार को यानी लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को सुदृढ़ करता है, मतलब उसे करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक बेहतरीन और बिल्कुल स्पष्ट सारांश है। तो संक्षेप में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर हम बच्चों की पसंद और नापसंद को समझ लें तो हम सीखने की प्रक्रिया को बिना किसी बाहरी दबाव, डांट या सजा के बहुत प्रभावी और आनंददायक बना सकते हैं। ये सिर्फ काम करवाने का एक ट्रिक नहीं है, बल्कि बच्चों को अंदर से प्रेरित करने का एक शक्तिशाली और सम्मानजनक तरीका है। बिल्कुल, ये शिक्षकों और अभिभावकों के हाथ में एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिससे वे न केवल बच्चों को सिखा सकते हैं, बल्कि सीखने के प्रति एक सकारात्मक और आजीवन नजरिया भी विकसित कर सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल सीखने के माहौल को भयमुक्त, आनंदपूर्ण और कहीं ज्यादा असरदार बना सकता है। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल सिर्फ बच्चों पर ही कर सकते हैं, या फिर हम खुद अपनी आदतों को सुधारने और उन मुश्किल कामों को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें हम हमेशा टालते रहते हैं। अपनी पसंदीदा गतिविधियों को अपने कम पसंदीदा जरूरी कामों के लिए इनाम बनाकर, जैसे जिम में 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद ही अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो देखने की अनुमति देना, इस पर जरूर सोचिएगा।